Bismillahirrahmanirrahim. Today we have second lecture of formal method in software engineering. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया था कि फॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं, वाई वी नीड फॉर्मल मेथड्स, और फॉर्मल मेथड्स का इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो फॉर्मल मेथड्स हैं वो कहाँ कहाँ किस तरीके से कैसे डिज़ाइन हो रहे हैं, किस तरीके से जो डिप्लॉय हो रहे हैं। और हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स को भी डिस्कस किया था कि फॉर्मल मेथड्स की डिफरेंट डेफिनेशंस क्या हैं और फॉर्मल मेथड के लिए बेसिक नीड्स क्या हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फॉर्मल मेथड्स का क्या रोल है। आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस कि व्हाट आर द फॉर्मल मेथड्स, फॉर्मल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन एंड फॉर्मल मेथड्स centered around a notation known as formal specification language. So in these methods हमने ये डिस्कस किया था कि जो फॉर्मल मेथड्स हैं वो एक स्पेसिफिक आपकी लैंग्वेज है जिसमें हमने ये कहा था कि उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक, आपकी कंप्यूटेशन लैंग्वेज और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को और कंप्यूटेशन लैंग्वेजेस को हमने कंबाइन करके एक कंसेप्ट लेके चले थे लास्ट लेक्चर में कि फॉर्मल मेथड्स की डिप्लॉयमेंट किस तरीके से और कैसे की जा सकती है। आज हम उसी लेक्चर को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसकी डेफिनेशंस को इन डेप्थ में, फॉर्मल मेथड की कुछ नीड्स को, उसकी नोटेशंस को डिस्कस करेंगे। फिर हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फंक्शनल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो किस तरह आपकी फॉर्मल मेथड्स में रिप्रेजेंट की जाती हैं, नॉन फंक्शनल जो होती हैं, ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स फॉर्मल मेथड्स में कैसे डिप्लॉय की जाती हैं, किस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। फिर हमने उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस देखी थी कि उन डेफिनेशंस को हमने विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी देखा था कि जो फॉर्मल मेथड्स की डिप्लॉयमेंट है, जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो हमने ये कहा था कि फॉर्मल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, फॉर्मल मेथड सेंटर्ड अराउंड अ नोटेशन नोन एज फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। सो इन द फॉर्मल सिमेंटिक्स देयर आर द फॉलोइंग मेजर पॉइंट्स। ठीक है, नंबर वन इज दैट मैथमेटिकल बेस अलाउज प्रिसाइज नोटेशन। सो हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है इसमें हमारे पास प्रिसाइज नोटेशंस होती हैं। लाइक हमने कहा था कि जो आपके लॉजिक्स हैं, ठीक है, जो आपके गेट्स हैं उसमें एंड गेट, और गेट, आपका नैंड गेट, और जो आपका बुलियन अलजबरा है वो सारे का सारा आपका मैथमेटिकल जो आपकी लैंग्वेज है उसके साथ हम उसको लिंक करके और कंप्यूटिंग के साथ एक उसकी लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज है हम उसको डिज़ाइन करते हैं और उस लैंग्वेज की डिज़ाइनिंग पे आपका सिस्टम डिज़ाइन होता है, आपका सिस्टम डिप्लॉय होता है और आपका इम्प्लीमेंट होता है। तो फर्स्ट जो इसमें पॉइंट था कि जो आपकी जो भी बेस है वो मैथमेटिकल बेस है। फिर हमने ये कहा था कि जो आपकी लैंग्वेज है एम्बिग्युअस होती है कि फॉर एग्जांपल हम जब अपनी डिफरेंट नोटेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक आपके डिस्क्रीट मैथ में है एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, ठीक है, आपके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, उसमें एंड ऑपरेशन है, नैंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशंस हैं। उन तमाम ऑपरेशंस को हम जब उनको एक साथ करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अलाउज कंसिस्टेंसी कि नंबर वन इज दैट कि वो कितना कंसिस्टेंट है, नंबर सेकंड इज दैट कि वो करेक्टनेस में क्या है, नंबर थर्ड उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, एंड इम्प्लीमेंटेशन टू बी एक्सप्रेस्ड। तो हम अनएम्बिगुअस लैंग्वेज को उसकी करेक्टनेस, उसकी स्पेसिफिकेशन और उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके और रियल लाइफ में किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्मल मेथड्स की डेफिनेशन है कि फॉर्मल मेथड्स के अंदर क्या होता है, हम उन तमाम लैंग्वेज को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें। हम यहाँ पे एक और डेफिनेशन वी कैन से आल्सो इंक्रीज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिस्टम। अब आपके पास एक स्पेसिफाइड सिस्टम है तो उसमें जो ह्यूमन की
अंडरस्टैंडिंग है हम उसको इंक्रीज कर सकें। लाइक आपके पास एक कंप्यूटर है, मैंने कल भी ये डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में भी, कि हमारे पास एक कंप्यूटिंग ट्रायंगल होती है, और कंप्यूटिंग ट्रायंगल में देयर आर द 3 पैरामीटर्स। नंबर 1 इज द यूजर, एंड सेकंड वाज हार्डवेयर, एंड थर्ड वाज सॉफ्टवेयर। तो ये जो 3 कंप्यूटिंग पैरामीटर्स हैं या कंप्यूटिंग ट्रायंगल के फैक्टर्स हम कह सकते हैं, इसके बगैर सिस्टम, अगर हार्डवेयर नहीं है तब भी आपका यूजलेस है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी यूजलेस है, अगर यूजर नहीं है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर दोनों चीजें आपकी अवेलेबल है, लेकिन अगर सिस्टम नहीं है तो तब भी यूजलेस है। तो एक्चुअली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो इन बिटवीन हार्डवेयर और यूजर होता है, वो उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है, वरना ये लैपटॉप, ये सिस्टम मेरे लिए यूजलेस है, बिकॉज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम मैं इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। तो हम जो फॉर्मल मेथड्स की बात करते हैं, तो ये इसका जो इशू है कि ये इंक्रीज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिस्टम। जो आपके पास एक स्पेसिफिक आपका सिस्टम है, ठीक है, ये उसकी जो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, ये नंबर 1। एंड अलाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मल रीजनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो जितने भी पॉसिबल वेज है, पॉसिबिलिटीज है आपकी रीजनिंग की, कि अगर हम 2 and 2 करते हैं तो रिजल्ट 4 क्यों आता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। और उसकी डेवलपमेंट किस तरह है, उसकी कितनी स्टेजेस है, और उस डेवलपमेंट को हम किस तरह लिंक कर रहे हैं अपनी डिफरेंट स्टेजेस के साथ। तो देयर आर 2 पैरामीटर्स, वन इज दैट इंक्रीज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिस्टम एंड allow the possibility of formal reasoning and development। हम इनको जब कंबाइन करते हैं तो ये एक्चुअली आप ये समझ लें कि जो बेस है, जो बेस मॉडल है फॉर्मल मेथड्स का इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये 2, ठीक है, ये देयर आर 2 पैरामीटर्स। ये हम 2 पैरामीटर्स जो है वो यूज करते हैं अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में, और अपनी फॉर्मल जितनी भी आपकी रीजनिंग है, जो आपकी डेवलपमेंट है, हम उसमें ये 2 पैरामीटर्स को यूज करते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए और फॉर्मल रीजनिंग के लिए। तो ये हमने कल थोड़ा सा स्टार्ट किया था, इसी को हम कैरी ऑन करते हैं। अब देयर आर 3 मेजर लेवल्स ऑफ फॉर्मल मेथड्स। जब हम फॉर्मल मेथड्स को डिस्कस करते हैं तो वी हैव 3 डिफरेंट लेवल्स। जस्ट लाइक आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या डेटाबेसेस में जब पढ़ा होगा, आपके डिफरेंट DFD स्टैंड फॉर डाटा फ्लो डायग्राम, उसमें आपने डिफरेंट लेवल्स को स्टडी किया होगा, ठीक है, DFD लेवल 0, DFD लेवल 1, लेवल 2 एंड सो ऑन। हर लेवल में एक स्पेसिफिकेशन, एक आपका मेथड होता है उसको रिप्रेजेंट करने का कि डाटा किस तरह फ्लो होगा। लाइक मैंने एक मैसेज टाइप किया है, या आप एक ईमेल टाइप करते हैं और एक बटन उसमें प्रेस कर देते हैं, आपको मैसेज मिलता है योर मेल हैज बीन सेंड, आपकी मेल सेंड कर दी गई। अब कैसे गई है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो इंटरनेट के थ्रू गई है, सैटेलाइट के थ्रू सेंड हुई है, किस तरह सेंड हुई है, मीडियम क्या था, ठीक है। अब यूजर डोंट नो ऑल दीज थिंग्स, उसको जस्ट ये पता है कि मैंने मेल कंपोज की, उसमें राइट किया, और सेंड का बटन जब मैं प्रेस करता हूं तो माय मेल विल बी डिलीवर्ड ऑन द सेकंड साइड, बट ही और शी डोंट नो व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड ऑफ दैट ईमेल। सो दैट्स वाई हमें उसमें प्रोसीजर्स का नहीं पता होता। हम सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके सिस्टम को यूज तो कर रहे होते हैं, बट वी डोंट नो कि बैकएंड के ऊपर क्या चीज है। तो इसी तरीके से हम जब अपनी डिफरेंट DFDs को डिजाइन करते थे, DFDs को क्रिएट करते थे, तो DFD क्या चीज थी, DFD एक्चुअली डाटा फ्लो डायग्राम्स है, कि डाटे का जो फ्लो है सेंडिंग से रिसीविंग एंड तक, या एक टास्क को इनिशिएट करने से लेकर फिनिशिंग तक जो प्रोसीजर है वो किस किस पाथ से पास इन होगा, कहाँ कहाँ पे उसका चेक होगा, ठीक है। जस्ट लाइक आप एक शॉपिंग मॉल में एंटर होते हैं तो वहाँ आपने गाड़ी किस तरह पार्क की, आप उस सिस्टम में किस तरह एंटर हुए, आपने स्कैनर से पास हुआ। आप एक यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं, आप अपना यूनिवर्सिटी कार्ड दिखाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। आपका एक फ्लो है, आप घर से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोसीजर है। तो जस्ट लाइक दैट
जो आपके फॉर्मल मेथड हैं, ठीक है, उसके भी डिफरेंट लेवल्स हैं। अब इसमें जो नंबर 1 है वो आपका लेवल 0 है, फिर आपके पास लेवल 1 है और फिर आपके पास लेवल 2 है। अब जो आपके पास लेवल 0 है, लेवल 0 के अंदर हम क्या देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि वैसे तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख के लाया हूँ और वो आपसे डिस्कस करूँगा कि लेवल 0 के अंदर जो आपके पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की हम जब बात करते हैं तो नंबर 1 इज दैट रिक्वायरमेंट्स ऑनली, ठीक है, कि उसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट is the major requirement for that system, for that software, ठीक है, और हम जस्ट आपने जितनी भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग है हमने वो अपनी डिफरेंट मेथड या टेक्निक से अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट कर ली। अब जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग को हमने कंप्लीट कर लिया तो इन द सेकंड फेज नो एनालिसिस स्लैश प्रूफ, कि हमें उसका एनालिसिस या प्रूफ की वहां पे देयर इज नो नीड, देयर इज नो मैकेनिज्म इन द लेवल 0, ठीक है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो लेवल 0 की बात कर रहे हैं। माइट भी लेवल 1 में नीड हो, लेवल 2 में नीड हो, लेकिन लेवल 0 में आपको कोई भी एनालिसिस नहीं चाहिए, कोई भी आपको मैथमेटिकल प्रूफ नहीं चाहिए। एंड थर्ड इज दैट कास्ट इफेक्टिव, कि वो कितना कास्ट इफेक्टिव है। देखिए, हम जब भी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए जो चैलेंज होता है या जो हमारे लिए मेजर इश्यू होता है वो ये होता है कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अंदर कास्टिंग, क्योंकि इवन इन द रियल लाइफ, ठीक है, अगर आप शॉपिंग करते हैं, कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो आपका जो मेजर क्वालिटी तो होता ही है, लेकिन उसके साथ आप कास्ट भी देखते हैं कि वो सोल्यूशन कितनी कास्ट इफेक्टिव है, ठीक है, वो आपकी रेंज क्या है। तो जो लेवल 0 है, ठीक है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, हम कोई भी अपना एनालिसिस नहीं करते, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करते, कोई मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं करते, हम जस्ट उसमें रिक्वायरमेंट, और ये कास्ट इफेक्टिव भी है, विद इन द यूजर कास्ट रेंज भी है। तो ये हमारे पास लेवल 0 है। देन हम अगर लेवल 1 की तरफ मूव करें तो लेवल 1 और लेवल 0 में आप देखें डिफरेंट टाइप के आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। लेवल 1 में क्या है कि इसमें है प्रोड्यूस अ प्रोग्राम इन अ मोर फॉर्मल मैनर। हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मल मैनर्स और इनफॉर्मल मैनर्स और फॉर्मल मेथड्स और इनफॉर्मल मेथड्स को डिस्कस किया था कि फॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट इज प्रोड्यूस अ प्रोग्राम इन अ मोर फॉर्मल मैनर, ठीक है। यहाँ पे जो हम अपनी जो अपना मेथड यूज कर रहे हैं, मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो हम एक फॉर्मल मैनर में यूज करेंगे। उसके देयर आर सर्टेन स्टेप, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम इसको यूज करेंगे। और सेकंड क्या है कि यूज प्रूफ्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर रिफाइनमेंट्स फ्रॉम फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। अब हमने जब अपनी स्पेसिफिकेशन ले ली तो हमने कल भी बात की थी कि जो कंप्यूटिंग लॉजिक है या जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसके आपके सर्टेन प्रूफ्स हैं, मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं, मैथमेटिकल लॉजिक्स हैं। हम उन मैथमेटिकल लॉजिक्स को, उन मैथमेटिकल प्रूफ्स को यूज करते हैं उस सिस्टम को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम उस सिस्टम को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि हम उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज और जो आपकी स्पेसिफिकेशन है वो हम फॉर्मूले में चेक करेंगे और उन तमाम को 1 बाय 1 प्रूव भी करेंगे। अगर ये मेरी एक बेसिक जो है आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसको मैं मैथमेटिकल प्रूफ भी करूंगा कि वो किस लेवल तक ओके है, ठीक है, वो स्पेसिफिकेशन कितने हद तक ठीक है। और ये जो मेथड है ये कॉस्टली है, ठीक है। व्हाई इज कॉस्टली? बिकॉज रीजन इज दैट कि जब आप अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे, ठीक है, कि वो कितनी सिस्टम के लिए एफिशिएंट है, ठीक है, कितनी बेटर है। सो दैट्स वाई आपको उस सिस्टम के लिए वो आपकी कॉस्टली हो जाएगी। तो ये आपके पास जो लेवल 1 है ये आपका सेकंड लेवल है। और फिर हम लेवल 2 में जाते हैं। देखिए, लेवल 0 में हमने क्या बात की, हमने सिर्फ स्पेसिफिकेशन की बात की है कि ये सिस्टम है, ये मेरी स्पेक्स हैं,
अब लेवल 1 में उन स्पेसिफिकेशन को हमने क्या किया कि हमने वेरीफाई किया, क्या जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, क्या वो ओके है, वो लेजिटिमेट है कि नहीं है। अगर वो लेजिटिमेट नहीं है तो हम उनको सिस्टम से एक्सक्लूड कर देंगे, हम उसको सिस्टम में इन नहीं करेंगे। तो लेवल 1 में जो हमने क्या किया है कि वो जितनी भी आपकी स्पेसिफिकेशन थी उन तमाम को हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद फिर हम चले जाते हैं लेवल 2 की तरफ, जहाँ पे मैथमेटिकल थ्योरम आपके प्रूवर्स हैं कि उन तमाम वेरिफिकेशन को पहले तो हमने जो है फॉर्मल मेथड के थ्रू किया, अब हम उसको मैथमेटिकल थ्योरम्स के थ्रू 1 बाय 1 प्रूव करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि ठीक है, नंबर 1 इज दैट यूज थ्योरम प्रूवर, ठीक है, कि आपके पास जो भी है उसके लिए आप कोई भी लॉ, ठीक है, कोई भी थ्योरम यूज करेंगे जो उस सिस्टम के साथ लिंक्ड है, जो उसको फुलफिल करता है, उसकी नीड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। एंड सेकेंडली, ठीक है, फुली फॉर्मल मशीन चेक प्रूफ, कि आपकी जितनी भी प्रूफ्स हैं 1 बाय 1 हम उसको चेक करेंगे, कवर करेंगे, मैच करेंगे। मैचिंग के बाद अब ये क्या है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, हार्ड एंड ऑफन कॉस्टली, बिकॉज ठीक है कि आपकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन थी, जब आप उन तमाम को 1 बाय 1 उनको 1 बाय 1 उन तमाम मेथड्स को, उन तमाम टेक्निक्स को लेजिटिमेट मेथड्स से जो है प्रूव करते हैं, टेक्निक्स को चेक करते हैं, तो डेफिनेटली वो कॉस्टिंग, ठीक है, वो कॉस्टली भी होगी, ठीक है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगी। और लास्ट क्या है, फॉर्मली प्रूव द इंटायर सिस्टम। अब अगर एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल आप एक वेब पोर्टल डिज़ाइन करने जा रहे थे, उसकी आपकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आ गई, ठीक है, उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो 10 रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, आपने लेवल 0 में आपने उन तमाम को स्पेक्स को देखा, फिर लेवल 1 में वो जो आपका वेब पोर्टल है, आपने उन तमाम को उन तमाम को वेरीफाई किया, और लेवल 2 में आपने उसको मैथमेटिकल थ्योरम्स के थ्रू प्रूव किया। तो ये अब आपने 1 बाय 1, पहले 1, सेकेंड, थर्ड, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट थी आपने इंटायर सिस्टम के लिए 1 बाय 1 उसको मैथमेटिकल प्रूव करके उसको ओके किया है कि वो आपके सिस्टम के लिए यूजफुल है कि नहीं है, और आप सिस्टम में उसको आप उस सिस्टम में उसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो लेवल है, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ फॉर्मल मेथड्स, लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2। हम इन 3 मेथड से अपने सिस्टम को मैथमेटिकल चेक करते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर रही हैं कि नहीं कर रही। अब हम देखते हैं कि यूज इन द डिज़ाइन प्रोसेस। देखें, जब सिस्टम को बना रहे हैं तो जब आपने रिक्वायरमेंट ले ली, ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि व्हाट आर शी वांट्स, ठीक है, कि आपका जो आपका यूजर है, ही आर शी वांट्स, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं। लाइक हमने अभी बात की, एग्जांपल मैंने कोर्ट की वेब पोर्टल लगी, फॉर एग्जांपल हमने एक डेटाबेस बनाना है, फॉर एग्जांपल एक मेडिकल की शॉप है, हमने उसके लिए एक पेरोल सिस्टम बनाना है, ठीक है, एक हमने डेटाबेस बनानी है जिसमें जितनी मेडिसिन इन है, आउट है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि एग्जैक्टली उस सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। हम उस रिक्वायरमेंट्स के बाद उसकी स्पेसिफिकेशन मैच करते हैं, फिर हम उसको मैथमेटिकल प्रूव करते हैं। जब ये कर लेते हैं तो फिर हम डिज़ाइन प्रोसेसेस की तरफ जाते हैं। अब आपने डेफिनेटली उन रिक्वायरमेंट्स को ऑटोमेट करना है, ठीक है, उनको लेजिटिमेट करना है। लेजिटिमेट बनाने के लिए, उनको कंप्यूटराइज करने के लिए, उनको मैथमेटिकल लेवल के साथ लिंक करने के लिए, ठीक है, आपको एक डिज़ाइन चाहिए। अब डिज़ाइन में हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम टू बी डेवलप्ड एट एनी लेवल ऑफ डिटेल डिजायर्ड। अब आपका जो सिस्टम है उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं डेफिनेटली आपको डिजायर्ड है कि सिस्टम किस तरह का होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, ठीक है, उसकी लैंग्वेज कौन सी होगी, सिस्टम को आप किस तरीके से रन करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर इसको कैटेगराइज करें कि जो आपके पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आती हैं, ठीक है, वो किस टाइप की आती हैं, तो फॉर्मल जो आपकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है कैन बी यूज्ड टू गाइड फर्दर डेवलपमेंट, कि जो आपके लेटेस्ट फ्यूचर में जो आपके प्रोसेस मैनेजमेंट है, जो आपके नेक्स्ट मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स को आपने किस तरीके से मैनेज करना है, उनको कैसे आपने प्रोसेस करना है, प्रोसेसेस को
आपने रिफाइन किस तरह करना है और रिफाइन करके उसको डेटाबेस में किस तरह लेके जाना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि हम जो फर्दर डेवलपमेंट है, एंड सेकंड वेरीफाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिस्टम आर कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली स्पेसिफाइड। बिकॉज जब तक आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होंगी और आपका सिस्टम कभी भी एक्यूरेट डिज़ाइन नहीं हो सकता, बिकॉज कि डेफिनेटली जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पे बेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स ही प्रॉपरली फेच नहीं की, आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही ठीक नहीं हुई, तो डेफिनेटली जो आपकी फेचिंग है, जो आपका मेथड है, वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई जो हमारे लिए मेजर गोल है, जो पॉइंट रोल है, हम उसमें क्या कहते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली आपकी स्पेसिफाई होनी चाहिए, वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि जब हम उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को लेके एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, उस सिस्टम को देख सकते हैं, तो फिर हम अपना सिस्टम प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे there were 2 points to guide for the development, and the verify requirements of system are completely and accurately specified of the entire database, of the entire web portal and of the entire system. So ये डिज़ाइन प्रोसेस की बात हो गई। अगेन हम ये बात कर रहे हैं किस पे डिपेंड हो रहा है, अगेन आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड हो रहा है, फिर आपकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर आ रही बात, फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी, एट द एंड ऑफ आप उसको जब आपने ये कर लिया तो आप उसको डिज़ाइन फेज की तरफ लेके जाएंगे। अब जब आपने डिज़ाइन फेज अपना एक्यूरेट कर लिया, आपका जो डिज़ाइन फेज था, ठीक है, वो आपने देख लिया कि वो एक्जैक्टली सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी एक्यूरेसी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, देन यू विल मूव फर्दर इन द डेवलपमेंट फेज। अब आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, लैंग्वेज चूज हो गई, टूल चूज हो गए, आपकी स्पेसिफिकेशन आ गई, आपकी देखिए आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, आपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन ले ली एक्यूरेट, उसके बेस के ऊपर आपने एक डिज़ाइन भी बना लिया कि भाई फर्स्ट स्टेप में ये होगा, इसके इतने मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है, इसका बैकएंड इस तरह का होगा, फ्रंट एंड इस तरह का होगा, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा, मेन्यू बेस होगा, ये कमांड लाइन इंटरफेस होगा, ठीक है, बैकएंड पे डेटाबेस किस तरह की होगी, डेवलपमेंट किस तरह की होगी, आप एरर आप किस तरह कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी श्योर्स किस तरह करेंगे, टेस्टिंग किस तरह करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन फेज में ओके कर ली है। नाउ यू विल मूव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट सिस्टम। तो डेवलपमेंट में हम क्या बात करते हैं कि आपके पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कैन बी यूज्ड एज ए गाइड टू प्रोग्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द एक्चुअल सिस्टम। तो फॉर्मल जो स्पेसिफिकेशन है वो हमें गाइड करता है कि हमने जो अपना एक्चुअल सिस्टम डिज़ाइन करना है, जो एक्चुअल सिस्टम डेवलप करना है, जो हमने एक्चुअल सिस्टम डिप्लॉय करना है, उसके क्या स्टेप्स हैं, हम किन स्टेप्स को यूज़ करके उससे एक स्पेसिफिक सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको एक्यूरेट कर सकते हैं। ये हम देखेंगे अपनी डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर कि डिप्लॉयमेंट फेज किस तरह। अब यहाँ पे हमारे पास देयर वर 2 मॉडल्स, वन इज दैट मॉडल ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन एंड सेकंड वाज प्रॉपर्टी ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन। तो एक जो हमारे पास फर्स्ट मॉडल है, ठीक है, उसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि वो आपके पास मॉडल ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन है। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर ऑफ एक्चुअल सिस्टम कंपेयर टू बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिकेशन। जो आपका एक्चुअल सिस्टम था, एग्जैक्टली ये सिस्टम था आपका एक्चुअली, और अब जो स्पेसिफिकेशन का बिहेवियर है हम वो ऑब्जर्व करते हैं, क्या ये वही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें हम इस डेफिनेशन में क्या बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ एक्चुअल सिस्टम कंपेयर टू बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिकेशन। यानी जो हमारा सिस्टम डेवलप हो गया और जो हमने स्पेसिफिकेशन ली थी उसका कंपैरिजन करते हैं कि ये कितना मैच कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि स्पेसिफिकेशन हमारी कुछ और थी और जो इस सिस्टम के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, वो कुछ और है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका एक कंपैरिजन करते हैं कि वो कितने लेवल तक जो हमारी स्पेसिफिकेशन है वो मीट हो रही है, वो 100% मीट हो रही है, वो 90% मीट हो रही है, वो 80% मीट हो रही है, वो 40% मीट हो रही है। जितनी कम मीट हो रही है स्पेसिफिकेशन, उतना सिस्टम आपका प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हुआ, डिप्लॉय नहीं हुआ। तो ये हम अपनी मॉडल ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन में चेक करते हैं कि सिस्टम किस लेवल तक गया है। एंड इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन, ठीक है, प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। देखिए कुछ सिस्टम में जो कंडीशन होती हैं वो प्री होती हैं, जो पहले देखी जाती हैं, और कुछ वो होती है सिस्टम बनाने के बाद उसको पोस्ट कहते हैं। जिस तरह आपने प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, आपके डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में हम अपनी प्री फिक्स नोटेशन भी यूज़ करते हैं, पोस्ट फिक्स नोटेशन भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपके पास प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन है। तो प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन मे बी एबल टू बिकम अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि बिकम असर्शंस इन एग्जीक्यूटेबल कोड ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे जो आपके असर्शंस हो रही हैं, ठीक है, जो आपका सिस्टम है, जो आपका कोड है, जो आपने एग्जीक्यूटेबल बनाना है। देखिए आपने सबसे पहले यूजर की रिक्वायरमेंट ले ली, उसकी स्पेसिफिकेशन देख ली, आपने डिज़ाइन कर लिया, डिज़ाइन के बाद आपने उसको डिप्लॉय कर लिया, डिप्लॉयमेंट के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके उस सिस्टम के स्पेसिफाइड आपके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। वो जो रिजल्ट्स हैं, अब वो रिजल्ट यहाँ पे हम जो आपके यहाँ पे सेशंस हो रही हैं वो उस एग्जीक्यूटेबल कोड ऑफ सिस्टम की हो रही हैं, ठीक है, कि वो जो आपका सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आपने एग्जीक्यूशन करनी है उस स्पेसिफिक कोड की, वो आप कर रहे हैं। तो डिज़ाइन प्रोसेस में आप याद रखें कि हमारे पास देयर आर टू पैरामीटर्स, ठीक है। नंबर वन इज दैट मॉडल ओरिएंटेड एंड सेकंड इज प्रॉपर्टी ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट फेज में, वेरिफिकेशन के फेज में जाते हैं, ठीक है, कि अब आपके पास जो वेरिफिकेशन हो रही है, ठीक है, वेरिफिकेशन किस तरीके से हो रही है, ठीक है। वेरिफिकेशन के अंदर जो आपके पास है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कैन बी यूज टू प्रूव सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड हेंस द डेवलप्ड सिस्टम, कि जो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, हम जो आपने डेवलप्ड सिस्टम किया है हम उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आपके पास कोई सर्टेन रूल्स होंगे, कोई स्टेप्स होंगे, कोई प्रोसीजर्स होंगे। डेफिनेटली आपने अगर एक सिस्टम की वेरिफिकेशन करनी है, उसके रूल्स देखने हैं, उसके मेथड्स देखने हैं, तो आपके पास कोई आपके स्टेप्स होंगे। आप उन स्टेप्स को यूज़ करके, फॉलो करके तब ही उस सिस्टम को देख सकते हैं, वरना आप उस सिस्टम को नहीं देख सकते कि वो सिस्टम किस तरह का है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के प्रूव हैं। नंबर वन जो प्रूव है वो आपका ह्यूमन डायरेक्टेड प्रूव है, एंड सेकंड जो है वो ऑटोमेटेड प्रूफ है। जो आपका ह्यूमन डायरेक्टेड प्रूव है उसमें आप क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंड द सिस्टम बेटर, कि सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैथमेटिकल स्टाइल प्रूफ होते हैं, जिसमें हमने बात की थी लास्ट टाइम भी कि आपका मोस्टली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूज हो रहा होता है, और इसमें हैंड रिटन यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज। तो ये जो आपका ह्यूमन है वो उसको या तो प्रूव करेगा मैथमेटिकल लैंग्वेज के थ्रू, या आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसके थ्रू, और उसकी अंडरस्टैंडिंग करेगा। ये सारी चीज़ें जो वेरिफिकेशन आती हैं कि जो इसको मैनुअल भी कह सकते हैं समहाउ, ठीक है। और जो ऑटोमेटेड प्रूफ्स हैं, ठीक है, जो सिस्टम को ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स के ऊपर, ऑटोमेटेड रूल्स के ऊपर, ऑटोमेटेड रेगुलेशंस के ऊपर चेक करता है, उसमें क्या है कि प्रोड्यूस प्रूफ्स यूजिंग ऑटोमेटेड मीन्स, ऑटोमेटेड थ्योरिंग प्रूविंग और मॉडल चेकिंग। अब इसमें हमारे दो मेथड्स हैं। एक तो जो आपके जितनी भी आपके ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो आपने उनके रूल्स बनाए हुए हैं, रेगुलेशन बनाए हुए हैं, उन तमाम थ्योरम्स को आपने किस तरीके से प्रूव करना है, और आपने मॉडल चेकिंग में उसके साथ किस तरह लिंक करना है। तो इसमें हम अपने मेजर टू पैरामीटर्स देखते हैं। एक तो ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग है और दूसरी आपकी मॉडल चेकिंग है। ये दो मेजर आपके स्टेप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन प्रोसेसेस के अंदर, के जो आपके डिज़ाइन प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम अपने डिज़ाइनिंग के अंदर इसमें ह्यूमन
इसमें ह्यूमन डायरेक्टेड प्रूफ भी यूज कर सकते हैं और आपने ऑटोमेटेड प्रूफ भी यूज कर सकते हैं। और इसमें ऑटोमेटेड थ्योरम बहुत से हैं, वो आगे हम इस कोर्स में साथ साथ देखेंगे कि ऑटोमेटेड थ्योरम किस तरह के होते हैं, आपके मॉडल किस तरह डिजाइन किए जाते हैं, मॉडल को इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है और मॉडल को किस तरीके से चेक किया जा सकता है। अब आपके पास जो वीकनेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है कि अब हम यहाँ पे कुछ वीकनेस डिस्कस करते हैं। जो आपके पास एक नेचुरल लैंग्वेज है जिसकी हम जब उसकी स्पेसिफिकेशन लेते हैं तो विड्रॉ, अब हम बात करते हैं विड्रॉ कि रिसीव्स आर रिक्वेस्टेड अमाउंट टू विड्रॉ फ्रॉम द बैंक अकाउंट एंड इफ देयर आर सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट मीट्स द रिक्वेस्ट। देखिए, आपने कल भी एक केस स्टडी डिस्कस की थी एटीएम की, ऑटोमेटेड टेलर मशीन की। हमने क्या कहा था कि हमने उसमें अकाउंट्स को डिस्कस किया था कि आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, आपके करंट अकाउंट्स हैं, आप अपने डिफरेंट जो आपके अकाउंट्स हैं आप उसको यूज़ करते हैं। तो हमने कल भी यही कहा था कि जो आपके अकाउंट्स हैं उसके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब आपका अगर सेविंग अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, ठीक है, आपका यूएसडी अकाउंट है, आपका पीकेआर अकाउंट है, आपके कौन से अकाउंट्स हैं आपके, ठीक है, फिर उनके ऑपरेशंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। तो अभी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि जब हम अगर एटीएम अपना एक एटीएम मशीन में इंसर्ट करते हैं और हमारे पास उसके अंदर जो हमारा बैलेंस 2 लाख है, ठीक है, और मैं उसमें से 220 विड्रॉ करने की ट्राई करूँगा तो डेफिनेटली वो उस रिक्वेस्ट को फिल कर देगा, एक मैसेज आ जाएगा इनसफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल इन योर अकाउंट। वाई कि जो आपकी नीड है, ठीक है, वो उस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो असल चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नेचुरल लैंग्वेज में क्या इशू है कि आप देखें हमने यहाँ पे क्या बात की है, हमने बात की है विड्रॉ में कि रिसीव्स आर रिक्वेस्टेड अमाउंट टू विड्रॉ फ्रॉम द बैंक अकाउंट एंड इफ देयर आर सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट मीट्स द रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें अब देखिए, इसमें अब क्या होगा, या यस या नो, या तो होंगे तो वो उसको ओके कर देगा ये। अब इसमें बुलियन हो गया ना, बुलियन क्या है 1 और 0, या लाइट ऑन होगी या लाइट ऑफ होगी, एक वक्त में एक ऑपरेशन होगा, दोनों ऑपरेशन आप उस पर ऑपरेट नहीं कर सकते, या तो उसमें 1 का ऑपरेशन होगा या उसमें आपका 0 का ऑपरेशन होगा। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि रिटर्न अ बुलियन वैल्यू इंडिकेटिंग सक्सेस और फेलियर ऑफ द अटेम्प्ट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द अकाउंट। अब वो जो रिक्वेस्ट है या तो फेलियर होगा या सक्सेस है तो हम 1 कह देते हैं, फेलियर तो 0 कह देते हैं, ठीक है। अब ये एक सिंपल सी ये एक नेचुरल लैंग्वेज है। अब इसमें इसकी जो ऑपरेशन है, जो ये सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, ये एक बुलियन लैंग्वेज के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। हमने कहा है या 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, या तो उसको फंड्स मिल जाएंगे या उसको फंड्स नहीं मिलेंगे। फंड किस केस में मिल सकते हैं उसको कि अगर उसके पास जो उसके अकाउंट में अगर 40,000 है, उसने उस पर रिक्वेस्ट की है विड्रॉ की 40,000 की, उसको फंड मिल जाएंगे। उसके अकाउंट में उसका बैलेंस 40,000 है और उसने जो फंड्स ट्रांसफर की बात की है, ठीक है, या फंड्स डिमांड जो की है वो 30,000 की है या 50,000 की है, जो उसके बिहाइंड लिमिट है, तो डेफिनेटली वो फंड उसके विड्रॉ नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी जो आपको वैल्यू रिटर्न हो रही है वो एक बुलियन और ये एक वीकनेस। अब इसमें वीकनेस की क्या बात आई कि रिटर्न अ बुलियन वैल्यू इंडिकेटेड सक्सेस और फेलियर ऑफ द अटेम्प्ट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द अकाउंट। अब यहां पे देखें जो इशू था कि नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मीनिंग, दे आर एम्बिगुअस। अब उसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, वो एम्बिगुअस है, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो हमने उसको डिस्क्राइब किया है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मीनिंग, दे आर एम्बिगुअस, वो आपकी एम्बिगुअस है, ठीक है, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। दीज नोटेशन डू नॉट हैव अ फिक्स सेमेंटिक्स, इनके कोई फिक्स सेमेंटिक्स नहीं है। अब सेमेंटिक्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि सेमेंटिक्स क्या होते हैं, सेमेंटिक्स रूल्स क्या होते हैं, उन रूल्स को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, उन रूल्स को किस तरह डिफाइन किया जाता है, ये भी हम नेक्स्ट दूसरी स्लाइड में डिस्कस करते हैं।
अब देखिए हमने क्या यहाँ बात की है कि रिसीव्स द रिक्वेस्टेड अमाउंट इफ देयर आर सफिशिएंट फंड्स। अब देखिए कंडीशन क्या है, मैं अभी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन एक दफा चलें फिर आप इसको देख लें कि हमने एक रिक्वेस्टेड अमाउंट की रिक्वेस्ट की है और हम क्या कहते हैं, इफ देयर आर सफिशिएंट, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई, लाइक मेरे अकाउंट में 30,000 रुपया है, 30,000 है और रिक्वेस्ट 20 की है, देन इट विल बी सक्सेसफुल रिक्वेस्ट। अगर मैंने रिक्वेस्ट 50 की है तो यहाँ पे ये कंडीशन आ रही है, इफ देयर आर सफिशिएंट फंड्स, बुलियन वैल्यू इंडिकेटेड, या तो सक्सेस को हमने क्या कहा 1 का, फेलियर को क्या कहा 0 का, या सक्सेस है या फेल है। इसके अलावा तो और कोई ऑपरेशन उसके ऊपर आप ऑपरेट नहीं कर सकते ना, या 1 होगा या 0 होगा, तो या वो सक्सेस होगी या वो आपकी फेलियर होगी। अब नेक्स्ट क्या है, इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा है, हम जो कंसेप्ट है वो क्या है, इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन। A specification can be considered incomplete when the behavior is not completely defined. फिर इस डेफिनेशन को रिपीट करता हूं, A specification can be considered incompletely when the behavior is not completely defined. जब उस सिस्टम का बिहेवियर डिफाइन नहीं है कि उस रिक्वेस्ट पे उसने करना क्या है। आपने सिस्टम में एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, जब तक पिन कोड नहीं डालेंगे आगे आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी। आप खड़े रहे, सिस्टम थोड़ा वेट करेगा, उसके बाद आपका कार्ड रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज सिस्टम के पास इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन है, उसको नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप पासवर्ड ही नहीं दे रहे, आप जब तक उसमें पासवर्ड नहीं देंगे सिस्टम उसको फर्दर जो उसके स्टेप्स हैं उसको मूव नहीं करेगा, ठीक है, उसको आगे सेट नहीं करेगा। तो ये आपके पास इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन है, ये आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो उसको आगे फर्दर जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो अब हम यहाँ क्या बात करते हैं कि जो आपका विदड्रॉ है, ठीक है, रिसीव्स आर रिक्वेस्टेड अमाउंट टू विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक अकाउंट एंड इफ देयर आर सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट मीट्स द रिक्वेस्ट। मैंने यही बात की है कि जो आपने रिक्वेस्ट की है, अगर वो आपके लेजिटिमेट अकाउंट, वो रिक्वेस्ट लेजिटिमेट है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। रिटर्न द बुलियन वैल्यू इंडिकेटेड सक्सेस और फेलियर ऑफ द अटेम्प्ट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द अकाउंट। ठीक है, तो जो भी आपका स्टेटस आएगा, या आपका 1 आएगा या आपका 0 आएगा, या वो सक्सेस होगा या वो फेलियर होगा, उसके बाद वो उस रिक्वेस्ट को जो है क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, आर सफिशिएंट। देन आपके पास नेक्स्ट क्या है, इनकंसिस्टेंट। अभी हम तमाम स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इनकंसिस्टेंट स्पेसिफिकेशन। अब आपके पास इनकंसिस्टेंट स्पेसिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ए स्पेसिफिकेशन इज इनकंसिस्टेंट व्हेन इट कंटेन्स विद इन इट कंट्रडिक्शन। अब जो कंट्रडिक्शन क्या होती है, हम उस कंट्रडिक्शन को किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि ए स्पेसिफिकेशन इज इनकंसिस्टेंट व्हेन इट कंटेन्स विद इन इट कंट्रडिक्शन। तो अब यहाँ पे आप देखें इसका जो विड्रॉ हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, इसको किस तरह मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम के साथ। receives a requested amount to withdraw from the bank account and if there are sufficient funds in the account meets the request। अगर आपके अकाउंट में फंड है, हम तो ये बात पहले भी कर चुके हैं। returns a boolean value indicating success or failure of the attempt to withdraw money from the account। ठीक है, ये आपके पास इनकंसिस्टेंट है। अब इसमें क्या है आपके पास, ओवरड्राफ्ट। अब ये जो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, इसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि लास्ट जो स्लाइड थी वहां भी हमने ये कंसेप्ट देखा। अब इनमें आपका ओवरड्राफ्ट क्या, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इन तमाम इनकंसिस्टेंट को, ओवरड्राफ्टिंग को, इन तमाम मेथड्स को देखने के लिए अब हम बात करते हैं, अब हम वापस आते हैं टूवर्ड्स अपने फिर टॉपिक की तरफ, फॉर्मल लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें हमने जब की हैं, डिस्कस की हैं, ठीक है, इन तमाम को करने के लिए हमें फॉर्मल लैंग्वेजेस की
क्यों ज़रूरत पेश आई, हमने इन मेथड्स को किस तरीके से डिस्कस किया। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके पास फॉर्मल मेथड्स हैं वो आपके किस तरीके से सिस्टम के अंदर आपके यूज होते हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर हम ये कहते हैं कि इट इज डिजायरेबल टू यूज आ स्पेसिफिकेशन। अब हमने जो डिस्कस किया है, तो एक तो जो आपकी डिजायरेबल है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, जो लेजिटिमेट है, ठीक है, विद अ फिक्स्ड अनएम्बिगुअस एसेमेंटिक्स, ठीक है, या तो फिक्स होंगी या तो वो पता होंगी या आपको सिस्टम को नहीं पता होंगी कि सिस्टम ने उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, किन तरीके से लिंक करना है। नोटेशंस दैट हैव फिक्स्ड सेमेंटिक्स आर नोन एज फॉर्मल नोटेशन। अब यहाँ पे इन डेफिनेशन को समझें क्योंकि बार बार इस कोर्स में हमने यूज करनी है। हम जो क्या बात कर रहे हैं कि नोटेशंस दैट हैव फिक्स्ड सेमेंटिक्स आर नोन एज फॉर्मल नोटेशन आर फॉर्मल लैंग्वेजेस, कि वो नोटेशन जो आपकी फिक्स्ड सेमेंटिक्स होते हैं उसको या हम फॉर्मल नोटेशंस कहते हैं या हम फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। जो आपकी फॉर्मल नोटेशंस है वो किस तरह की होती हैं, जो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है, वो किस तरह की होती हैं। ये आपके पास जो फिक्स्ड सेमेंटिक्स है, ठीक है, वो फॉर्मल, ठीक है, कि जो भी हम यूज करते हैं या तो वो फॉर्मल नोटेशंस होती हैं या वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। फॉर्मल लैंग्वेज की हमने कल डेफिनेशन देख चुके हैं और फॉर्मल नोटेशन को भी हम देख चुके हैं। ए फिक्स्ड सेमेंटिक इज अचीव्ड बाय डिफाइनिंग अ लैंग्वेज इन अ कंप्लीटली अनएम्बिगुअस वे यूजिंग अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। हम यही बात कर रहे हैं कि जो आपके फिक्स, जो आपके रूल्स हैं, जो आपके सेमेंटिक्स हैं, जो आपके मेथड्स हैं, ठीक है, उसके लिए आपको एक कंप्लीटली एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क चाहिए। मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के लिए हमने कल भी डिस्कस किया था कि आप जिस तरह बात करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, आपके डिफरेंट लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल इंडक्शंस हैं। हम उन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी फॉर्मल लैंग्वेजेस के रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। अब ये देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपके पास एक मैथमेटिकल आपकी इक्वेशन कह लें आप इसको। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल मेथड किस तरीके से डिजाइन होते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास इनिशियल फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, वही बात आ गई, सिस्टम की आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, जो आप सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं उसकी जो इनिशियल फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है वो आ गई। इनिशियल फॉर्मल स्पेसिफिकेशन से फर्स्ट आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया, कन्वर्ट किया एक फेज से सेकंड फेज में, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो आपने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इस तरह उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, एक मॉडल से दूसरे मॉडल में, एक मेथड से दूसरे मेथड में। तो यहाँ पे आपने जो इनिशियल फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और ये आपके पास फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। देन आपने उसको सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन की, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने डॉट डॉट। अब देखें फॉर्मल स्पेसिफिकेशन से जो हाइड्रेशंस हैं, जो आपके स्टेप्स हैं, इट विल बी डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इट कैन बी 7 ट्रांसफॉर्मेशन, इट कैन बी 6, it can be 2, it can be 3 and it can be goes to up end। अब इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं 10 की हम बात कर रहे हैं कि जो आपके पास फर्स्ट सेकेंड सो ऑन। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें कि हम अगर इसकी एक जनरलाइज मैथमेटिकल इक्वेशन डिजाइन करें तो हम इसको एंड ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं। नंबर ऑफ आइटरेटिव जो स्टेप्स हैं वो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अब उसमें 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। वो यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस कर रहा है कि आपको कितने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो फॉर्मल मेथड में हम इससे स्टार्ट करते हैं इनिशियल से और हम कहाँ तक उसको जा सकते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जा सकते हैं। और दिस इज फाइनल प्रोग्राम। अब ये फर्स्ट सेकंड 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। एंड हमने इसको जनरलाइज करने के लिए किया है कि नंबर ऑफ आइटरेशन, ठीक है, ये n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर 6 है तो यहाँ पे ये 6 पे एंड हो जाएगी,
n अगर 10 है तो ये 10 पे एंड हो जाएगी, n अगर 25 है तो ये 25 पे एंड हो जाएगी। इस तरीके से इसकी जितनी भी आइटरेशंस है वो हम अपनी फॉर्मल मेथड में करते हैं और लास्ट में फिर आपके पास जो फाइनल प्रोग्राम है वो फाइनल प्रोग्राम आपको मिलता है। A formal method includes a proof system for demonstrating that each transformation preserves the formal meaning captured in the previous step। जो फर्स्ट है, यानी अब यहाँ पे हमने ये बात की कि जो फर्स्ट है वो सेकंड पे, सेकंड फर्स्ट से, थर्ड सेकंड से, फोर्थ थर्ड से, एंड n इंटू n-1 से, ठीक है। अगर n 7 है तो n-1 क्या होगा, 6 होगा। n अगर 25 है तो n-1 क्या होगा, 24 होगा। तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ए फॉर्मल मेथड इंक्लूड्स a proof system for demonstrating that each transformation preserves the formal meaning captured in the previous step। ये हम यहाँ पे जो है हम इसको यहाँ पे जो है कंक्लूड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, बात ये कर सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मल मेथड की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आ गई। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल मेथड, अब हम देखते हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग फॉर्मल मेथड इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब इसके ये डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, ठीक है। हम इन एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं कि ये एडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है। ये आपके जो फॉर्मल मेथड्स के एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट क्या है कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कैन हेल्प कंसिडरेबली इन जनरेटिंग सूटेबल टेस्ट केसेस। देखिए जिस तरह हम यूज केसेस हमने पढ़ा होगा क्लास डायग्राम से बहुत, तो जो टेस्ट केसेस हैं जो हम अपने सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, तो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन जो है ये टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट केसेस है, टेस्ट केसेस को डिजाइन करने के लिए, टेस्ट केसेस को डिप्लॉय करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये आपके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपको यूज़फुल है। तो जो फर्स्ट इसका एडवांटेज है वो इसका ये एडवांटेज है कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कैन हेल्प कंसिडरेबली इन जनरेटिंग सूटेबल टेस्ट केसेस। सेकंड क्या है कि द डिसिप्लिन रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन allows for feedback on system specification at early development stages, increasing confidence that the specification accurately captures the real system requirements। ये आपके पास सेकंड इसका एडवांटेज है कि the discipline required in producing a formal specification allows for feedback on system specification। आपकी जितनी भी अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उसमें जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन की एक्यूरेसी है वो, और जो रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कि अब आपने आपके सिस्टम की अगर 10 स्टेजेस है या आपके सिस्टम की अगर 5 स्टेजेस है, तो उन स्टेजेस को जो उनको लेजिटिमेट करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें अर्ली डेवलपमेंट के ऊपर हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, हमने जो इसमें स्पेसिफिकेशन ली है, हमने जो सिस्टम को डिज़ाइन किया है, ये ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे, ये ज़्यादा बेहतर होंगे और ये ज़्यादा यूज़फुल होंगे इस सिस्टम में यूज़ करने के लिए। Important properties of the initial specification can be checked mathematically and incorporated as runtime checks in the final program। कि जो आपके पास इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज आती हैं जो आपकी इनिशियल स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, वो भी सारी की सारी हम इसमें चेक कर लेते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और रन टाइम के ऊपर जो हमारा प्रोग्राम है फाइनल जो है वो हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो इसमें हमारे पास थर्ड पॉइंट था कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इनिशियल स्पेसिफिकेशन कैन बी चेक्ड मैथमेटिकली एंड इनकॉर्पोरेटेड एज रन टाइम चेक्स इन द फाइनल प्रोग्राम्स। और लास्ट में हम ये इसमें कर सकते हैं कि प्रूफ्स कैन हेल्प अनकवर डिजाइन एरर्स एज सून एज दे आर मेड rather than having to wait for testing of the final implementation। तो ये हमारे पास इसमें थर्ड स्टेप है कि हम इसमें जितने भी प्रूफ्स हैं उन तमाम को हम देखते हैं, उन तमाम को कवर कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास डिज़ाइन लेवल के एरर्स आ रहे हैं उनको देख सकते हैं और उसकी जो टेस्टिंग है वो हम फाइनल आपकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है वो आप उन तमाम फाइनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेस्टिंग अपने जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास सर्टेन एडवांटेजेस हैं
फॉर्मल मेथड्स के हम जो अपने फॉर्मल मेथड्स में यूज कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है, ए प्रूफ ऑफ प्रोग्राम correctness can be constructed that is a much more robust method of achieving program correctness than is testing alone। तो फॉर्मल मेथड के अंदर जो आपकी टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, जो आपकी टेस्टिंग के बाद जो आपकी कंडीशंस आ रही हैं वो ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो हम जो फॉर्मल मेथड इसमें यूज़ करते हैं, जो हम अपना एक पूरी जो हम एक मेथड एक सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जब उसकी करेक्टनेस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो मच बेटर है। तो ये डिफरेंट एडवांटेजेस हैं जो हम सारे के सारे अपने, और भी बहुत से हैं, ये मेजरली जो हम फोकस करते हैं, जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाई वी नीड फॉर्मल मेथड, व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स, व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल मेथड। तो दीज आर मेजर एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल मेथड्स। अब हम यहाँ पे इसका इस पूरे जो आज हमने लेक्चर देखे, इसका हम एक क्रिटिकल इसका एनालिसिस कहते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि इसमें हम फर्स्ट बात हम इसके आप देखें स्टेप 3 स्टेप है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, फुल फॉर्मलाइजेशन। जब अगर हम पूरे सिस्टम को फुली फॉर्मलाइज करें तो हम इसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, इट्स टू डिफिकल्ट, हम पूरे सिस्टम को टू टाइम कंज्यूमिंग, टू एक्सपेंसिव। तो अब इसके इश्यूज क्या आ रहे हैं कि अगर हम पूरे सिस्टम को फुली फॉर्मलाइज करें तो जो एक तो ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको डिज़ाइन करना, इसको डिप्लॉय करना, इसको टेस्ट करना, इसको ठीक है, इसके रिजल्ट्स तमाम जो है कंक्लूड करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। सेकेंडली ये टू टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूमिंग है, और ये टू एक्सपेंसिव है, ठीक है। और इसलिए हम पूरे सिस्टम को, यानी कोशिश हमारी ये होती है कि जो मेजर मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, हम उनको फॉर्मलाइज करते हैं। हम कर तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इशू एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, और एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में जो मेजर इशू आता है वो आता है कॉस्ट इफेक्टिव। क्योंकि जब आपने कोई सोल्यूशन, आपका जब कंपटीशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टोयोटा इंडस मोटर्स कहती है कि हमें एक पूरा सॉफ्टवेयर चाहिए वेब बेस, तो उसमें डिफरेंट कंपनीज उस पर अप्लाई करेंगे सॉफ्टवेयर के लिए, तो डेफिनेटली वो एक फैक्टर ये भी देखेंगे कि ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। तो सम टाइम आपको फॉर्मल मेथड जो है जहाँ पे आपको जरूरत नहीं होती, आप वहाँ भी अगर यूज़ करते हैं तो उसका इशू क्या आ जाता है कि वो आपका कॉस्टली हो जाता है, आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, इसलिए हम उस सिस्टम में उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें ये पैरामीटर्स है कि एक तो ये डिफिकल्ट है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम क्या बात करते हैं कि इसमें एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज इन्वॉल्व, ठीक है, कि एक तो आपके पास इसमें जो जितनी भी हैं वो एक्सप्रेसिवनेस लैंग्वेज यूज हो रही है, ठीक है, इसको यूज करने के लिए, और कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम टू बी मॉडल। क्योंकि जब हम इसमें डिस्क्रीट की बात करते हैं, जब हम इसमें सारी इंडक्शंस करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ्स यूज करते हैं, तो डेफिनेटली ये कम्प्लेक्स सिस्टम बन जाएगा। कम्प्लेक्स सिस्टम को डिज़ाइन करना, उसको डिप्लॉय करना, उसके मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करना, उसके टेस्टिंग फाइंड करना, उसके रिजल्ट फाइंड करना, उसके टेस्ट केसेस डिज़ाइन करना, that is a quite difficult. So हम कर सकते हैं, we can manage that, but the reason is that कि अगर आपके पास टाइम का फैक्टर नहीं है और अगर आपको कॉस्टिंग इशू नहीं है तो हम ये कर सकते हैं। तो ये जो इसके अभी जो हमने कल और आज लेक्चर देखा, हम इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या कहा कि ये फुली फॉर्मलाइज है। सेकंड क्या कहते हैं, एक गुड ह्यूमन डायरेक्टेड प्रूफ रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ मैथमेटिकल। अब जो आपकी मैथमेटिकल सोफिस्टिकेशन है एंड जो एक्सपर्टीज है वो हम सारी इसमें देख सकते हैं। तो हम ये इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक गुड ह्यूमन डायरेक्टेड प्रूफ रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ मैथमेटिकल सोफिस्टिकेशन एंड एक्सपर्टीज। आपको हाई लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि इसमें जितना भी मैथमेटिकल प्रूफ है वो डेफिनेटली आपकी जो सिस्टम की डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी कम्प्लेक्स कर देती है। और थर्ड में क्या है कि ऑटोमेटेड प्रूफ, ठीक है, रिक्वायर्स गाइडेंस, ठीक है, कि जितने भी आपके ऑटोमेटेड मशीन हैं उसमें जो ऑटोमेटेड मैथमेटिकल आपके प्रूफ्स हैं उनको डिज़ाइन करना, उनको डिप्लॉय करना, वो थोड़े से आपके लिए जो कम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसमें कुछ सर्टेन आपके जो मजीद फॉर्मल मेथड्स के एडवांटेजेस हैं, ठीक है, वो क्या है कि फॉर्मल मेथड्स ट्रीट सिस्टम
components as mathematical objects and provide mathematical models to describe and predict the observable properties and behavior of these objects। ठीक है कि आपके पास जितने भी मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो आपकी प्रेडिक्शन के लिए यूज हो सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं और उनकी बिहेवियर, उनके ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए, उनको डिप्लॉय करने के लिए और उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस टू यूजिंग फॉर्मल मेथड फॉर द स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ रियल टाइम सिस्टम। देखिए रियल टाइम सिस्टम की कौन कौन से होते हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आपके इंटरनेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे आपके रियल सिस्टम्स हैं। ठीक है, इनकी जो इंडक्शन है, ठीक है, इनकी जो वर्किंग है वो सारी की सारी आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। ठीक है, तो रियल टाइम क्या होता है कि देखिए आप जब आपका कर्नल है, आपने कोर्स पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो कर्नल आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मैनेजमेंट होती है वो कर्नल मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है कि सीपीयू के पास किसने रिक्वेस्ट भेजनी है, रैम के पास किसने भेजनी है, ठीक है, आपका सीयू क्या कर रहा है, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या कर रहा है, ये सारी की सारी जो काम कर रहा होता है ये आपका कर्नल कर रहा होता है। कर्नल आपके इन तमाम टास्क को मैनेज कर रहा होता है, मैनिपुलेट कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे आपके, तो अब हमने क्या बात की है कि द अर्ली डिस्कवरी ऑफ एम्बिगुअस, इनकंसिस्टेंस एंड इनकम्प्लीटनेस इन फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, ये फर्स्ट इसका एडवांटेज। द ऑटोमेटिक और मशीन असिस्टेड एनालिसिस ऑफ द correctness of specification with respect to requirements, जो आपकी requirements है उसके साथ हम इसको मैच करते हैं। और थर्ड, the evaluation of design alternative without expensive prototyping। तो ये फॉर्मल मेथड्स के आपके एडवांटेजेस हैं। फिर आपके पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन मेथड्स। अब हम आ जाते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन है, जो मेथड्स हैं फॉर्मल, हम उसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। इसमें हम बात करते हैं लॉजिक, लाइक अभी हम इसको अभी इन अपने फर्दर लेक्चर में देखेंगे कि जेड क्या है, वीडीएम क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या है, सेकंड ऑर्डर लॉजिक क्या है, टेम्पोरल लॉजिक क्या है। ये सारे डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स हैं। ये हम सारे इस कोर्स में यही डिस्कस करना है कि आपकी जेड लॉजिक कहाँ पर यूज होती है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कहाँ पे यूज होगी, आपकी टेम्पोरल लॉजिक कहाँ पे यूज होगी, उनको इंटीग्रेट किस तरह करते हैं सिस्टम के साथ, ये सारी लॉजिक्स हम डिस्कस करेंगे। देन इसमें आपके पास जो है आपकी स्टेट मशीन्स है। आपकी स्टेट मशीन्स क्या होती है, एक आपके फाइनाइट स्टेट्स होती है, एक आपकी इनफाइनाइट स्टेट्स होती है। फाइनाइट जिसकी कोई लिमिट होती है और इनफाइनाइट जिसकी लिमिट नहीं होती। फाइनाइट स्टेट मशीन्स, कम्युनिकेटिंग स्टेट मशीन्स, एक्सटेंडेड स्टेट मशीन्स। ठीक है, तो फाइनाइट जो आपकी स्टेट मशीन्स है वो किस तरह कम्युनिकेट कर रही है, आपकी स्टेट मशीन किस तरह काम कर रही है, वो आपकी एक्सटेंडेड किस तरह है, ये सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। आपके स्टेट चार्ट्स क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट टाइप्स क्या होते हैं, आपका ऑटोमेटा। अब इसमें जिस तरह एक पूरा कोर्स होता है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ठीक है, या एक और कोर्स होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, TOC जिसे कहते हैं। तो जो आपके पास ऑटोमेटा का कोर्स है, जो आपके पास तो वो सारी चीज़ें हम इसमें इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मल मेथड के साथ लिंक्ड है और फॉर्मल मेथड किस तरह यूज होते हैं ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। और पेट्रीनेट्स क्या होते हैं ये भी देखेंगे। तो ये अब इसमें जो 3 कंसेप्ट हैं, इसमें लॉजिक का, इसमें स्टेट मशीन का, इसमें पेट्रीनेट्स का, ये हम सारे की सारे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो अब हमारी आज के लेक्चर की हम अपनी जो है कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो हमने क्या हम इस पूरे लेक्चर से क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन से फॉर्मल मेथड्स आर मैथमेटिकल बेस्ड टेक्निक्स फॉर द स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम। बिल्कुल, अब अगर हमने इससे पहले हमने टेक्निकल चीज़ें देखी, अब हम इसको बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज पे लेके आते हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे जाते हैं। आज के लेक्चर की समरी की हम तरफ जाते हैं कि फॉर्मल मेथड क्या है, कि ये मैथमेटिकल, यानी बिल्कुल सिंपल हम इसे कहते हैं कि ये मैथमेटिकल टेक्निक्स पे बेस करते हैं। फॉर द, आप यूज किस लिए होते हैं, फॉर द स्पेसिफिकेशन, कि अगर आपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन लेनी है, सिस्टम की डेवलपमेंट करनी है, एंड वेरिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी पहले तो आपने जो सिस्टम डिजाइन किया है आपने उसकी स्पेसिफिकेशन देखनी है कि वो स्पेसिफिकेशन ठीक है, वो मैच करती है कि आपकी मैच नहीं करती, वो क्या स्पेसिफिकेशन है,
इसके बाद फिर जब आपने स्पेसिफिकेशन सारी ले ली तो आपने उसको डेवलप किस तरह करना है, उसकी डेवलपमेंट की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। और डेवलपमेंट के बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे, जो आपकी स्पेसिफिकेशन थी क्या वो आपकी मैच कर रही है, वो वेरीफाई हो रही है फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी बिल्कुल सिंपल कि मैथमेटिकल बेस्ड टेक्निक्स फॉर द स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम्स। Second, formal methods can be used, where we can use formal methods, where we can deploy formal methods to varying extents and locations throughout the design process। अब ये इसकी जो आज की जो लेक्चर का कोर है, ठीक है, जो वन वर्ड में हम कहें तो जब हम अपने डिज़ाइन देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपका पूरा एक डिज़ाइन फेस होता है, आपकी डिज़ाइन प्रोसेसेस होते हैं। तो जो आपकी प्रोसेस मैनेजमेंट है, यहाँ पे आप अपने डिफरेंट प्रोसेसेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डिज़ाइन करके आप उसको जो है डिप्लॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास डिज़ाइन प्रोसेस है, ठीक है, तो हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू वेरिंग एक्सटेंट्स एंड लोकेशंस थ्रू आउट द डिज़ाइन प्रोसेस। के जो पूरा आपका डिज़ाइन प्रोसेस है, उन तमाम डिज़ाइन प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है, आप उसको डिज़ाइन करेंगे और आप उसको किसी एक्सटेंट तक, ठीक है, किसी लोकेशन तक, ठीक है, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है कि फॉर्मल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू वेरिंग एक्सटेंट्स एंड लोकेशंस थ्रू आउट द डिज़ाइन प्रोसेस। समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी टू एक्सपेंसिव, डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब आपने ये दो तो डेफिनेशन देख ली कि फॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं, हमने ये देख लिया कि फॉर्मल मेथड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, और लास्ट में उसका एक अगर हम ड्रॉबैक भी देखें तो हम क्या कहते हैं कि इट्स टू एक्सपेंसिव, इट्स टू डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। डेफिनेटली जब आप क्वालिटी के साथ ट्रेड ऑफ करेंगे तो आपको सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए ट्रेड ऑफ करना पड़ता है डिफरेंट पैरामीटर के साथ। अगर आप चाहते हैं क्वालिटी बेहतर हो, टेस्टिंग बेहतर हो, रिजल्ट्स बेहतर हो, उसमें एक्यूरेसी हो, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली आपको उसके साथ उस सिस्टम के साथ हमें कुछ ना कुछ बार्गेन करना पड़ता है। तो थर्ड क्या है कि समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी इट्स टू एक्सपेंसिव, इट्स टू डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ये इसकी कंक्लूजन थी कि फॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं, फॉर्मल मेथड जो है वो हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो कंसिडरेशन है कि इसके अंदर इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो आपको बता दिए कि एक्सपेंसिव है और डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे और अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।